चलो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा हिंदी का जितना भी चैप्टर है वो सारा का क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितना भी चैप्टर है एक क्लास में हम लोग सारा का सारा ख़त्म करेंगे, ठीक है। चाहे जितना समय लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, चाहे जितना लग जाए, जितना भी समय लगेगा उसको हम क्या करने का प्रयास करेंगे, ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का आपका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब इस श्रम विभाजन जाति प्रथा से कितना प्रश्न बनने वाले हैं इसके बारे में, और जितना भी प्रश्न बनेगा सबसे पहली चीज़ है कि सारा चीज़ें प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला चैप्टर आपका नाम है जिसका नाम आता है क्या, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इनके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जैसे इनका पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इनका दूसरा प्रश्न आता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देकर देखेंगे प्रश्नों को और कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला बात करेंगे कि भीमराव अंबेडकर किस गांव के रहने वाले थे, तो भीमराव अंबेडकर जो रहने वाले थे वो किस गांव के रहने वाले थे, महू गांव के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न आता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, यानी कि आपका 4 ऑप्शन है, दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण और कायस्थ। तो अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था किस परिवार में, दलित के परिवार में अंबेडकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो भीमराव अंबेडकर के पिताजी का जो नाम था वो नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था, रामजी सकपाल। इसमें वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार और पूछा जाएगा, तो इसको बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का जो नाम था वो नाम था भीमाबाई। क्या नाम था, भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जिनके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे वो थे वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क क्या गए थे, पढ़ने के लिए गए थे अपनी प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे वो कितने थे, 3 व्यक्ति थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, तो भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत जो मानते थे वो बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को भी मानते थे, ज्योतिबा फुले, यानी कि इनमें से आपका ऑप्शन जो होगा वो सभी को वो क्या करते थे, सभी को मानते थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान किसने लिखा, तो भारतीय संविधान जिसने लिखा उनका नाम क्या था, भीमराव अंबेडकर। किन्होंने लिखा, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो भीमराव अंबेडकर जो पत्रिका का संपादन किया था वो किए थे बहिष्कृत भारत। कौन भारत, बहिष्कृत भारत ये पत्रिका का उन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। अब आगे आते हैं, अब ध्यान देना, अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है, तो मूक नायक क्या था, एक पत्रिका था। क्या था, मूक नायक क्या था, एक पत्रिका था। याद रखना, इस क्वेश्चन को एकदम MBBI के तौर पर दिमाग में बैठा के रखना, ये क्वेश्चन हो सके तो इस बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1956 में। अगला प्रश्न की बात करते हैं
कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था? तो जाति पाति तोड़क मंडल जो होना था वो लाहौर में होना था। याद रखना इस भी प्रश्न को। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था। तो जाति पाति तोड़क मंडल जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। इसको भी ध्यान में रखना। जिस प्रश्न पर MBBI लगा रहा हूँ उसको एकदम से ध्यान में रखना, हो सके तो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में जो रूपांतरित किए थे उनका नाम था ललाई सिंह यादव। क्या नाम था? ललाई सिंह यादव। अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर की क्या है? वो रचना है। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है। तो जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो रचना है वो रचना किनकी है? भीमराव अंबेडकर का। इनकी जितनी भी रचना है उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि शायद आ सकता है, संभावना है 90% इनकी रचनाओं से एक से दो क्वेश्चन बन जाए, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं द अनटचेबल किनकी रचना है। तो द अनटचेबल जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न बात करते हैं हु आर दे किनकी रचना है। तो हु आर दे जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर जी का क्या है? वो रचना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की रचना है हु आर सुधराज किनकी रचना है? वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो ये भी किनकी रचना है? ये रचना है इनकी भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की बात करते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किनकी रचना है? ये भी जो रचना है ये रचना किनकी है? ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। याद रखना जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से 2 से 3 प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ से आपका बनने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। अगला प्रश्न है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स किनकी रचना है। तो वो रचना है किनकी? वो है भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न द राइज एंड फॉल इन द हिंदू वुमेन किनकी रचना थी। ये रचना है भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है। ये भी रचना किनकी है। तो ये भी जो रचना है ये रचना है भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो ये 21 खंडों में हिंदी के इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। वो 21 खंडों में हो चुकी थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो वो जाति प्रथा को माना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है वो क्या है? वो है आपका जाति प्रथा। ये प्रश्न को भी दिमाग में एकदम से बैठा के रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का जो वास्तविक रूप है यानी कि इनका जो अर्थ है वो दूध पानी का क्या है? मिश्रण है। क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है। इस प्रकार से भाईचारा होना चाहिए इनके कथन के अनुसार। अगला प्रश्न की बात करते हैं भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। भाईचारा का जो दूसरा नाम है वो है लोकतंत्र। ये भी प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है वो कारण है आपका बेरोजगारी। अगला बात करते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य का कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य का जो विद्या है वो है निबंध है। क्या है? आपका निबंध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन में सभ्य समाज की आवश्यकता है। कौन सी समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। तो बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज जो कहा जाता है वो समानता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित यानी कि इनमें से सभी पे आधारित इनके अनुसार सभ्य समाज कहा जाता है। ये भी प्रश्नों को ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का क्या लिया हुआ है? रूप लिया गया है। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का क्या लिया गया है? रूप लिया गया है। जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? जाति प्रथा पेशा निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? पेशा निर्धारित करता है। ये भी प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न वैसे भी सारे ध्यान में रखना है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न बन जाता है और कई बार बना है और कई बार बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है, पेशे का क्या करना? निर्धारित करना। क्या करना? पेशे का निर्धारित करना। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? तो आर्थिक पहलू से जो भी हानिकारक है वो क्या है? जाति प्रथा है। क्या है? आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है वो क्या है? आपका जाति प्रथा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, वो कारण क्या है? प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। इसमें दोनों में से दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है? तो लेखक की इस युग में जातिवाद में क्या दिखाई दी है? विडंबना दिखाई दी है। ये भी प्रश्नों को आप एकदम से दिमाग में बैठा के रखेंगे, इस प्रश्नों की बनने की संभावना ज़्यादा है। इस चैप्टर से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? 44 प्रश्न। 44 में से अगर इस चैप्टर से अगर प्रश्न बनता है तो इस 44 से बाहर एक भी प्रश्न बनने आपका नहीं जा रहा है। जो भी प्रश्न बनेगा इसी में से बनेगा और इसी के अनुसार आपके प्रश्नों को दिया जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा सकता है, थोड़ा इधर उधर घुमाने का प्रयास वो करेगा अगर करना चाहेगा, लेकिन इसी 44 के अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चन को क्या करेगा? घुमाया जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न को नहीं घुमाया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में एकदम से बैठा कर रखना है। इसको सब्जेक्टिव वाले प्रश्न को नहीं देखना है, क्योंकि इसको देखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए इस प्रश्नों को देखना नहीं है। भूखे प्यासे इतना मेहनत कौन करेगा? सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या कि अब चलते हैं कौन से चैप्टर पे? दूसरे चैप्टर पे। एक चीज़ बताना, एक कैमरा में दिखाई दे रहा है साफ साफ? साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा? तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा या कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा? अब ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? चलो, दूसरा का चैप्टर है आपका क्या है? 20 के दांत। इनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इस चैप्टरों में कितने वस्तुनिष्ठ बनने वाले हैं इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है? 20 के दांत के जो पाठ के लेखक हैं वो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का क्या नाम था? तो नाम था रामावतार शर्मा, जो महान दर्शन शास्त्र और संस्कृत के महान विद्वान थे। क्या थे? दर्शन शास्त्र और संस्कृत के महान विद्वान थे। कौन? रामावतार शर्मा, जो इनके पिता का नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था इनका? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किसने लिखा? तो दृष्टिकोण जिन्होंने लिखा वो किसने लिखा था? वो नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। दृष्टिकोण किसने लिखा था? वो नलिन बिलोचन शर्मा ने दृष्टिकोण लिखा था। इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। मानदंड किसने लिखा? तो मानदंड नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? मानदंड नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो लिखा था वो नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। 20 के दांत का पाठ क्या है? तो 20 के दांत का जो पाठ है वो क्या है? एक प्रकार का कहानी है। याद रखिएगा, श्रम विभाजन निबंध है और ये क्या है? कहानी है। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रखना, कौन चैप्टर कहानी है, कौन चैप्टर निबंध है, क्या कि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में कहाँ? बदरघाट। कहाँ पे हुआ था?
बदरघाट पे पटना में अगर जगह के नाम पूछे तो कौन सा नाम होगा? बदरघाट। क्या होगा? बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थे? सेन साहब का 5 लड़कियां थे। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या नाम था? कासू। कासू किसका पुत्र था? तो कासू सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था? कासू सेन साहब का पुत्र था। गिरधर लाल सेन साहब के गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। मदन किसका बेटा था? तो मदन जो बेटा था वो किसका था? गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? अगर खोखा की बात करेंगे वो किन मामलों में अपवाद था? घर के नियमों को धज्जियां उड़ाने में ये क्या था? अपवाद था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत जिसने तोड़ा था उनका नाम क्या था? मदन लाल। क्या नाम था? मदन ने खोखा का क्या किया था? दांत को तोड़ा था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि मदन ने खोखा के कितने दांतों को तोड़ा था? तो मदन खोखा के 2 दांतों को तोड़ा था। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो 7500 की थी। कितने की थी? 7500 की थी। सेन साहब की मोटर का रंग किस रंग का था? तो सेन साहब का मोटर का जो रंग था वो काला रंग का था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को जो बनाना चाहते थे वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब के आंखों का तारा था वो खोखा था। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब तानाशाह आदमी थे। तानाशाह प्रकार के क्या थे? वो आदमी थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था लट्टू खेलने की ललक। क्या था? लट्टू खेलने की ललक। आगे बात करते हैं मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? तो मोटर कार को जो खतरा था वो कासू से था। किससे था? कासू से मोटर कार का खतरा था। अगला है नलिनी मियोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी मियोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 18 फरवरी 1916। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा 20 के दांत के कहानी का क्या है? ये पात्र है। ध्यान रखिएगा, खोखा किस कहानी का पात्र है? वो 20 के दांत कहानी का पात्र है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? आंखों का सहारा था। क्या था? खोखा नाउम्मीद बुढ़ापों का क्या था? एक सहारा था। अगला बात करते हैं सीमा कौन थी? तो सेन साहब की क्या थी? बेटी थी। सीमा सेन साहब की क्या थी? बेटी थी। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो सेन साहब का गाड़ी जो छू रहा था वो किसका क्या नाम था? मदन सेन साहब का क्या छू रहा था? गाड़ी छू रहा था। अगला प्रश्न है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो निकाल दी वो किसने निकाल दी? कासू ने निकाल दी। कासू मदन के साथ किस खेल में सीरक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ वो लट्टू के खेल में क्या होना था? सीरक होना चाहता था। अगला प्रश्न है किसने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया? तो खोखा ने मदन को एक गुस्सा क्या कर दिया? रसीद कर दिया। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा और डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था? तो ये सेन साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि ऐसे ही लड़का आगे चलकर चोर डाकू और क्या बनते हैं? गुंडा बनते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि सेन साहब किस कहानी के पात्र है? तो सेन साहब 20 के दांत के कहानी का क्या है? वो पात्र है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को सिखाया गया था खेलना। क्या करना? खेलना। अगला प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है चाचा चाची। क्या होता है? भाई बहन। क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है?
भाई बहन। शोफर का अर्थ क्या होता है? तो शोफर का अर्थ जो होता है वो होता है ड्राइवर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, अगला चैप्टर है। चैप्टर क्या है आपका? तीसरा, भारत से हमने क्या सीखा। पहली बात कि दूसरा चैप्टर से प्रश्न बनेगा तो उतना ही बनेगा, उसी क्वेश्चनों को इधर उधर घुमा फिरा के दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसका तीसरा चैप्टर का कहानी क्या है? तीसरा चैप्टर का लेखक का नाम क्या है? मैक्स मूलर। भारत से हमने क्या सीखा। अगला बात क्वेश्चन प्रश्न संख्या इसका पहला प्रश्न संख्या है कि भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है? तो वह है आपके मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे पाठ को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसे हिंदी में क्या किया था? रूपांतरित किया था। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ध्यान रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मूलर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? आपका 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मूलर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यानी कि आगे प्रश्न की बात करते हैं। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के जो पिता का नाम था वो पिता का नाम क्या था? आपका विलियम मूलर। क्या नाम था? विलियम मूलर। मैक्स मूलर कितने साल के थे? तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो 4 वर्ष के थे। तो क्या हो गया? उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने जिस भाषा का अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था आपका किस भाषा का? वो संस्कृत के भाषा का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर संस्कृत की पढ़ाई किए थे? तो वो किए थे लिप्जिंग विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर ने संस्कृत का क्या किए थे? ये पढ़ाई किए थे। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो मैक्स मूलर ने भाषा में किया था वो कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। याद रखिएगा, जब भी मैक्स मूलर किसी भाषा का अनुवाद करेगा, चाहे जो भी चीज़ का, वो जब भी करेगा किस भाषा में करेगा? जर्मन भाषा में करेगा। इसलिए वो जर्मन भाषा में करेगा क्योंकि वो जर्मन भाषी था। ठीक है, उसको संस्कृत आता था लेकिन हिंदी नहीं आता था, इसलिए वो जिस भाषा में अगर बात करेगा तो किस भाषा में करेगा? वो जर्मन भाषा में करेगा। ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद जो कराया था वो किसने कराया था? मैक्स मूलर ने इस भाषा में अनुवाद कराया था। अगली प्रश्न की बात करते हैं। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन में किया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो वो मैक्स मूलर ने किया था। याद रखना, जितनी भाषा का ये अनुवाद अगर मैक्स मूलर से क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में किसका अनुवाद किया है यही क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर मैक्स मूलर से क्वेश्चन आ रहा है तो। याद रखना, कौन सी भाषा का कौन सी चीज़ों का ये अनुवाद जर्मन भाषा में किया है, यही सारे प्रश्न इस चैप्टर से बनेगा। तो इसी सारे प्रश्नों को वो देगा, उसके अलावा दूसरे प्रश्न आपसे इस चैप्टर से नहीं बनेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। किसने किया? हितोपदेश जर्मन भाषा का अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हमने जो सीखा, पाठ से हमने क्या सीखा? भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विद्या है? वो है क्या है? भाषण है। याद रखना, श्रम विभाजन, जाति प्रथा निबंध था, 20 के दांत कहानी था, और ये क्या है? भारत से हमने क्या सीखा? ये भाषण है। ठीक है, आगे एक प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किसे की थी? तो मैक्स मूलर को की थी। किसे की थी? मैक्स मूलर को। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत जो बसता है वो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? सच्चा भारत गांव में बसता है। भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी जो बसती है वो कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है वो कौन सा देश है? वो भारत है। मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो वो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का जो संबंध था वो किस देश से है? वो है आपका यूनान से। प्लेटो और कांट क्या थे? तो प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो मिला था किसको? वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। दारिस क्या है? दारिस क्या है? दारिस है सोने का प्राचीन काल का सिक्का। क्या है? सोने का प्राचीन काल का सिक्का। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि कितने दारिस सोने का सिक्का मिले थे? तो 172 दारिस सोने का क्या मिला था? सिक्का मिला था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो संस्कृत व्याख्या भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक जो व्याख्यान दिया था वो किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि पारसियों का धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों का जो धर्म का नाम था वो क्या नाम था? जरस्तुत। क्या नाम था? जरस्तुत। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध है वो पुरातत्व से है। किससे है? वो पुरातत्व से है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो किससे है? मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है। अगला प्रश्न है, हकर्स थे। हकर्स क्या थे? वो हकर्स जो थे वो थे वनस्पति विज्ञान थे। क्या थे? हकर्स वनस्पति विज्ञान थे। याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की जो यात्रा की थी वो की थी कितना? 1783 में की थी। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत देश की जाति है। किस देश की जाति है? मुंडा भारत देश की क्या है? वो जाति है। याद रखना प्रयत्न मानव का अर्थ है, प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है? वो प्राचीन मानव है। क्या है? प्राचीन मानव है। प्रयत्न मानव का जो अर्थ है वो क्या है? प्राचीन मानव है। ध्यान रखना। अगर तीसरा चैप्टर से आपका प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा इस 37 प्रश्नों में से ही कहीं ना कहीं से आपको बनेगा और 37 प्रश्नों से बाहर आपका प्रश्न बनने नहीं जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सारे के सारे प्रश्न जो है वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं या पूछे जाएंगे। वही प्रश्नों को बताया गया है और उसी प्रश्नों को क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी है? तो नहा के पूजा पाठ करते हैं? नहीं, मैं कहाँ नहाया हूँ? मैं 7:30 में सूत के उठा हूँ। हाँ है ना। घर जाऊँगा तो नहाऊँगा। सब नहा के पूजा पाठ करके बैठ के हम यहाँ जाएंगे तब नहाएंगे। अभी तो तीसरा के चैप्टर खत्म, अभी तो 9 गो बचल है। अब कितना देर में होगा कौन जानता है। अरे भाई 4 चैप्टर 5 चैप्टर के बाद हालत ख़राब होना शुरू हो जाता है, आवाज़ निकलना बंद होना शुरू हो जाता है, फटने लगेगा आवाज़। कुछ देर के बाद मेरा देखना है, आवाज़ कभी धीरा निकलेगा कभी तेज़ निकलेगा। तो इतना आसान नहीं है लगातार बोलना। ठीक है? अब चलो चौथा चैप्टर अपना आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। घर जाकर बैठ के पढ़ लो, परसों है हिंदी के एग्ज़ाम, इसीलिए घर जाके नीचन से इसका फ़ोटो वोटो निकलवा लो यार जाकर। मेरे पास समय नहीं है अब। वीडियो तो वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका टेंशन थोड़ी है। वो तो तुम कल परसों जाना या कल आज कल सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही देखो।
ठीक है, इतना ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है अगर सब्जेक्टों को तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही सब्जेक्ट देखो आज और कल में। परसों जब जाना तो जिस समय जाना, ट्रेन से जाना, टेम्पो से जाना, जिससे भी जाना, अगर मोबाइल आपके पास में है तो इस ऑब्जेक्टिव को कान में हेडफोन लगाना, देखते हुए चले जाना आराम से नीचे से, ठीक है। क्या होगा, अगर परसों के डेट में देखते हो सुबह उठ के, दोपहर से एग्जाम है ना, सेकेंड सीटिंग में है ना, अगर सुबह सुबह देख लोगे तो बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ताज़ा रहेगा तो वहाँ बैठेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। इसीलिए वीडियो तो तुम्हारे पास जाएगा ही जाएगा, इसलिए तो बना रहा हूँ उसको फालतू में। मैं अपना घर में देखने के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ मैं, और दूसरे के लिए थोड़ी बना रहा हूँ। वो यूट्यूब पर जाएगा, आपका लिंक जाएगा, आप देखिएगा अपना बैठ के चाहे जिस, लेकिन देखिएगा तो पूरा देखिएगा। थोड़ा बहुत देखने में मेरी नुकसान हो जाती है, मेरी नुकसान हो जाती है, एल्गोरिथम गिर जाता है यूट्यूब का, तो फिर उस पर व्यू आना बंद हो जाता है। तो इस चक्कर में देखिएगा तो पूरा देखिएगा, यानी कि कहने का अर्थ है आप एक बार में देखिए तब, चाहे 4 बार में देखिए तब, लेकिन पूरा देखिएगा तो ठीक से देखिएगा। अब बढ़िया तो भगा के ना देखिए, उसमें नुकसान मेरा हो जाता है, उसमें सारा का एल्गोरिथम नीचे गिर जाता है ना। जितना स्किप करोगे उतना एल्गोरिथम नीचे चला जाएगा यूट्यूब का, तो फिर यूट्यूब वीडियो जब कोई सर्च में नहीं आएगा, अगर तुम करोगे ना तो ऐसे लगातार देखोगे तो सर्च में आ जाता है कि कोई बच्चा अगर हिंदी का ऑब्जेक्टिव मारेगा वस्तुनिष्ठ तो मेरा वीडियो निकल के सामने आ जाएगा। अब वही तुम भगा के देखोगे तो दूसरा का चला आएगा, जिसका नहीं स्किप हुआ होगा उसका वाला चला है। बहुत सारा कंडीशन होता है, इसीलिए ध्यान रखना। चलो चौथा प्रश्न, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी है ना रे? आए हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भूल रहे हैं। ललित निबंध क्या है? ललित निबंध हमारा क्या है? एक ललित निबंध है, क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध किसने लिखा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो लिखा है उस किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निर्जला अपराधी किसे कहा गया है? तो निर्जला अपराधी जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौण देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी बड़ा बड़ा नाखून क्या करते थे? वो पसंद करते थे। कौन छोटे छोटे नख पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य में यानी कि दक्षिण वाले इलाके के व्यक्ति क्या करते थे? छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। नख किसका प्रतीक है? तो नख जो प्रतीक है वो पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उसे मूढ़ लोग कहते हैं। कौन सा लोग कहते हैं? मूढ़ लोग कहते हैं। हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किसके लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए मिला था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या है रे? अगला वही है जो तुम देखोगे। रुको 2 मिनट। माथा में पेड़ दुखाई तलो 3 चैप्टर तक अवैल्यू लय में आप पढ़ू जल्दी खाली सुनते रहिए बस। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था वो नाखून था। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कालिदास ने कहा था कि सबसे पुराने अच्छा भी नहीं होता और सबसे खराब नए क्या खराब भी नहीं होता। ये किसने कहा था? ये कालिदास ने कहा था। आर्यों के पास था क्या था? आर्यों के पास आपका लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घर था, यानी कि इनमें से सभी। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकदर मनुष्य आज जो भरोसा कर रहा है एटम बम पर कर रहा है। किस पर कर रहा है? परमाणु बम पर, यानी कि एटम बम जिसे हम परमाणु बम कहते हैं उस पर भरोसा कर रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो ये प्रश्न के लेखक ने किसने पूछा? बेटी ने पूछा। किसने पूछा? बेटी ने पूछा। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जो स्थित है कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था, यानी हथियार बना था। सीधा सी भाषा में समझना भाई।
द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी जो कहा है नाखूनों को कहा है। किसे कहा है? नाखूनों को। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो क्या है? बंधन युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो गर्व है वो किस पे गर्व है? भारतीय परंपराओं पे। किस पे? भारतीय परंपराओं पे। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो कृति है वो कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जो मिलता है वो किस में मिलता है? कामसूत्र में मिलता है। हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखून को बर्बरता समापन के हेतु काटते हैं। किसके लिए काटते हैं? बर्बरता समापन के लिए क्या करते हैं? काटते हैं। अगला प्रश्न खींच ला रही तुम, क्योंकि खींच ला रही थी कि भूख लगी तो नहीं खा सकता हूँ भाई, दिक्कत तो यही है, इसीलिए तो चला आया हूँ पढ़ाने। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो वो नहीं बन सकता बंदरिया। कौन नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? मनुष्य का अगर आदर्श नहीं बन सकता वो नहीं बन सकता बंदर, नहीं बंदरिया। बंदर मनुष्य का आदर्श बन सकता है लेकिन बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। चाहे कभी भी बंदर के छात्र स्त्री का कोई भी जाति ले लो, नहीं बन सकता। ये चीज़ें मुझे पता है। अगला क्या है कि देवताओं का राजा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास। देवताओं का राजा, यहाँ का हमें से ज़्यादा राहुल सर का भी एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन में, इतना हम है। जिस हॉस्पिटल में तुम पढ़ रहे हो हॉस्पिटल के हमें VC बन के बैठ के चूर आ चुके हैं। सही बता रहा हूँ। तो इस वजह से ये कभी भी स्त्री मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा जिसे संबोधित किया जाता है किसको? इंद्र को। किसको? इंद्र को। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जिसका संपादन है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो अशोक के फूल जो रचना है वो किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न क्या है? वो तो यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, ये आप दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मृत्यु हुए थे 1979 में, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1907 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्या? नहीं है। चलो चौथा खत्म। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय कम लगेगा लेकिन काम का ज़्यादा है। ठीक है, समय कम क्योंकि दुगुना ताकत लगाना पड़ रहा है बोलने में। ठीक है, ये वो तो पहला बात कि ये वो तो कल बोलो। मैं सच में मूड में नहीं था तुम लोगों को पढ़ाने का, लेकिन कैसे न कैसे मोह माया में बह जाते हैं कभी कभी हम बैठे बैठे। और 10-15 मिनट जाके हमारे तरफ भाषण दे के बाला फुसला दिया अमनमा। हम कहें कि चलो ठीक है कर लेते हैं। अब राहुल सर हमसे पूछे क्या करोगे, पढ़ाओगे? तो हम कहें कि नहीं पढ़ाएंगे। एक बार पूछे थे बेचारा दोपहर में तुम लोग के जाने के बाद कि पढ़ाओगे, तो उसने जवाब भी नहीं दिया, कहा कि ठीक है। बोला भी नहीं, चुपचाप नहीं चल गया सुन के। अब बोले वो कभी बोलते भी नहीं है वो राहुल सर तुम्हारा इतना। हम कह दिए कि नहीं तो नहीं, लेकिन फिर बाद में कह कि कल पढ़ा देता हूँ, क्या करूँ, जाने दो, एक दिन में क्या हो जाएगा। जाते जाते कहा है वो सबको उदास करे, इसलिए पढ़ा दिया जाए। तो कहता कि एगो होता है लीच, एगो होता है नीच, तो तू है नीच। एक बार कहता है कि नहीं पढ़ाएंगे, एक बार कहता है पढ़ाएंगे। हम कह मोह माया में बह जाता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये सब कौन मैसेज कर रही थी, ऐसे वैसे हम सब देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ मैं सारा देखता हूँ। मैं सारा को मैं ऐसे ही साइड करते रहता हूँ। हमको पता था ना कि मैं पढ़ाऊँगा, मुझे जानकारी थी इस बात की कि मैं लास्ट जाते जाते कि मैं पढ़ा ही दूँगा, मुझे ही पता है। अब पढ़ाने का इच्छा ये सब मैसेज करे, हम कहे ठीक है रहने दे इसको, ऐसे ही देखना नहीं है। सबसे खाली नाम पूछ लो कौन कौन है बस। और सबसे मैं यही पूछा हूँ कि नाम पूछने के बाद फिर मैं कुछ जवाब नहीं दिया हूँ, मैं चुपचाप शांति से रहा हूँ। मुझे उसके बाद कै बजे 8 बजे करीब, नहीं यहाँ से गया था तो शायद दिया था 6 साढ़े 6 के करीब में कहा था कि 8 बजे से क्लास होगा। 5 बजे तो मैं पढ़ा रहा था कि बैल, 5:30 तक तो मैं पढ़ावे किया। वैसे भी आई भोरे पता ना, जिस दिन नहीं खाना रहता तो भोरे भूख लग जाता है, और जिस दिन खाना रहता है भोरे भूख नहीं लगता। अब महाशिवरात्रि होता है निर्जला,
लेकिन मैं निर्जला करता नहीं हूँ। उतना टेंशन कौन पालेगा भाई? जेकर पेट पहाड़ है, 2 टाइम बेचारा खाता है लेकिन खाता है, वो निर्जला करेगा? सुबह सुबह उठा हूँ, दादी चाय धरा दी है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो वहाँ, तो हम बोले ये फास्ट व्रत कर लेते हैं। तो दादी कहे पहले चाय पी, चाय पीला के बाद कहते हैं महाशिवरात्रि हुई थी निर्जला। हम बोले के बुढ़िया तो पहले कह के चाहिए तो कह ले, लेकिन फल फूल खा लेना। हम लोग भी वैसे ही करते हैं, फल फूल खा लेना। जो करने वाला होता है वो निर्जला करता है, जो नहीं करने वाला होता है फल फूल खा के यानी कि थोड़ा बहुत फलाहार वलाहार करके रह सकता है। तो हम कहे कि ई सिस्टम है, तो हाँ ई सिस्टम है, तो ये सिस्टम है। तो दादी कह देती है तो मान जाता हूँ मैं इस बातों को, क्योंकि बड़ बुजुर्ग आदमी है तो उसको पता है कि हमारे से ज़्यादा दुनिया देख ले। 60-65 साल 70 साल उम्र है, 65 साल के करीब से 70 साल के करीब में उम्र है। अभी वो पूरा घर के मालिक है। हमारे घर में तू घुस के देख लिए करीब सुबह शाम दोपहर में 4 बजे तू 12 बजे जातो घुस बे तो दादी हमार नजर पड़ जातो। सुतलो रहतो तैयो तू ना घुस सकै छे। एक बेर आवाज ओकरा कान में पड़ गेलो कोनो घुसल है तब तोर विध पूरा देतो। चलो 5वां है नागरी लिपि। इनके लेखक कौन है? गुणांकर मूले। क्या है? गुणांकर मूले इनके क्या है? लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणांकर मूले। नागरी लिपि पाठ में कौन सी विद्या है? तो ये क्या है? निबंध है। क्या है? ये निबंध है। अगला है गुणांकर मूले के प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई है? तो गुणांकर किस परिवेश में हुई है? ग्रामीण। अब मोह माया में ज्यादा ना बहकलियो ना बोलेला तो बोल मत, ठीक है? आवाज आ रहा लो तो नहीं के एक चक्कर में मत बोलल करो। इसे भी हम बोल रहे हैं, चुपचानी फिल्म देख। ये फिल्में तो है तुम लोगों के लिए, ठीक है? आज पढ़ोगी कल पढ़ोगी, 19-17 तारीख के बाद केकरा कौन ही पूछता है? कुछ न हो जाएगी एकरा। आए देखबे किताब उठा के फेंक दे बा कभी ना पढ़बो। तो इसको पूछने का कोई बात है नहीं है। 2 दिन पूछ ले एकरा ठीक ठाक से। कहीं काम निकलने के बाद किसी को कोई याद नहीं करता, ये नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। काम निकलने के बाद जो लोग कहता है ना कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, चाहे जियो आकार का है, वो मन से भूल है। दुनिया है एक प्रकार का मतलब ही है। आपसे मेरा मतलब है, मेरे से आपसे मतलब है, तब ये तक साथ है। मतलब खत्म, आप खत्म, ठीक है? ये चीज़ें मैसेज करने ना करने वो सारा चीज़ें अलग चीज़ों में चला जाता है। उसको आप मतलब में मत जोड़ो, उसको आप एक स्नेह भाव में जोड़ सकते हो, उसको स्नेह भाव में जोड़ो। मतलब एक अलग चीज़ होता है। इस किताब से दोस्ती कब होगा? मेरा तो इससे दोस्ती रहेगा जब तक मास्टरी रहेगा, ठीक है? जितना मैं किताब कॉपी से पीछे भागता गया उतना ही हमको पीछा करते करते आज ही हम इसके ही आदी बन गए हैं कि जब करना है यही करना है। तो इस चक्कर में क्या कि वीडियो का स्टोरेज कम है मोबाइल का, कभी भी बंद हो जाएगा, इस चक्कर में पढ़ लो। गुणांकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? जब कब हुआ था? 1935 में गुणांकर मूले का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गुणांकर मूले का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फिर बोल रहा है, कह रहा है नहीं बोलने के लिए। गुणांकर मूले का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गुणांकर मूले का निधन कब होता है? तो गुणांकर मूले का निधन होता है 2009 में। ये समय हम 9 साल के थे। इस समय 9 साल के थे। इस साल हम 26 साल हमारा हो जाएगा। बताओ कम तोरा उम्र के लगे छी हो? आए हमारे से राहुल सर जी होते तो कम से कम 6-7 महीना के जेठ, उससे ज़्यादा के जेठ। 26 साल इस साल 28 अक्टूबर को पुड़ जाएगा, ठीक है? सोचो तो ये हमारा बाप मदारी के बियाह हुआ की चिंता नहीं है। हमारे पापा जी के मम्मी के शादी हमारे 15 साल की उम्र में हो गया था। उस समय कम उम्र में ना हो जाता था, सोचो। हाँ मम्मी के शादी के लगभग 30-32 साल हो गया। हम करबू 35 में, सही में। चलो आगे देखो। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गुणांकर मूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अनंकरों की कहानी। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? वो रचना किसकी है? गुणांकर मूले की। नागरी लिपि के निबंधकार है वो कौन है? वो है गुणांकर मूले। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ई होगा यहाँ संस्कृत। क्या होगा?
कभी कभी हो जाता है मोह माया में बहते हुए, कहीं महिला मित्र से बातचीत होता रहा, उस बीच में लिखते रहें तो कहीं गलती हो जाता है। ठीक है, मैं ईमानदार आदमी हूँ, बता देता हूँ जहाँ गलती हो किस वजह से हुआ है। ये सब का दोष उसी इंसान का है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। एक उच्चारण को ध्यान रखना। डाल तो दिया, बना तो दिया सांप इसमें। आगे आ जाओ। तो हमारा से ना कहबे तो हम बंद करबू चल देबू। हम एहन काम बहुत गए छी, यही क्लास में बीच क्लास में छोड़ के सीधे घरे बिना पूछ पाछ के गाड़ी गेट उट बंद कर गाड़ी स्टार्ट कर घरे पहुँच जाइए हम। तो यही के चलते ना सबको निकाल के ना, तो इसीलिए के थोड़ा सा डिस दैट धूम धाम मत करो। वो करोगे मैं घस पीस 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 खट खट से हमारा देश सिहरता है। ठीक है, हमको अंदर से मिर्गी उखड़ता है ये सब आवाज़ सुन के। सच बताऊँ, चाहे घर पे रहूँ चाहे यहाँ, कोनो घंसता उछता रहेगा या कहीं आवाज़ खटखट खटखट कहीं से आता रहेगा तो अंदर में मिर्गी उखड़ता है। तो इसीलिए ध्यान से बैठो आराम से। नेपाली भाषा किस लिपि की है? वो देवनागरी लिपि के। मराठी भाषा किस लिपि की है? वो देवनागरी लिपि के। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? रोमन लिपि में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? और दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। बेतमा कहाँ स्थित है? वो स्थित है इंदौर के पास। कहाँ स्थित है? इंदौर के पास। बेतमा दान पत्र, बेतमा दान पत्र किस समय का है? वो किस समय का है? वो 1020। कब का है? 1020। पता ना कौन इस समय जिंदा रहो। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? वो लिखी जाती है सभी, हिंदी, मैथिली, नेपाली। हाँ ठीक छी, तहन की कहै छियै? ई मैथिली भाषा है। मराठी नहीं आता है। उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का लिपि है। क्या है? एक प्रकार का लिपि है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? वो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो बने थे वो 2 सदी पहले बने थे। कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो नागरी लिपि जो पाठ रचित है वो देवनागरी लिपि में रचित है। अगला प्रश्न है, गुणांकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी है? किसको दी है? बंगला को। किसको दी है? बंगला को। भालोवासी, बंगला भाषा ये तो है भालोवासी। क्या पता? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। कूट है, हमको लिए कूट है। कौन सा भाषा था? अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला प्रश्न, गुप्त काल किस लिपि का संबंध है? तो गुप्त काल जो संबंध है वो ब्राह्मणी लिपि का संबंध है। किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मणी लिपि का संबंध है। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो नागरी नाम जो अस्तित्व में आया वो 1000 ईस्वी के आसपास में आया। देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी काशी को कहा गया। किसे कहा गया? सरबन बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदिनागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदिनागिरी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो आदि कवि है वो कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद हिंदी के नागरी कवि है। अगला प्रश्न क्या है रे? अगला प्रश्न क्या है रे? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध भाषा किस प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में। दक्षिण भारत के पांड्यम प्रदेश के राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे। कहाँ पर? राजा वर्गुन में। कहाँ पे? राजा वर्गुन। उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहते हैं? नागरी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरी शैली कहा जाता है। गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो गुणांकर विभिन्न संबंधों पर वो 2500 से अधिक क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं। 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस्लामिक शासक का आरंभ काल है। इस्लामिक शासक का जो आरंभ काल था वो कब था? 12वीं सदी से। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? किसने चलाया था? वो अकबर नहीं चलाया होगा, मुझे पता है। इस सब मेहरारू के चक्कर है, जोधा के वजह से। जोधा हिंदू थी ना, ओकरे वजह से चलाया था। तो अकबर चलाता राम सीता का सिक्का, संभव था? आए सब महिला मित्र का डर है और कुछ नहीं है। ये मुंह दुखा के लोग यार ना। अब शुरू कर लीजिए तो लास्ट अंत हो के आराम हो। तो अपना जीवन में आनंद आराम का फंडा नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र लगी है इस जीवन में। संडे के दिन थोड़ा पढ़ा रहे, पागल है मैं। आए आदमी रेस्ट करता है, संडे के दिन घूमेगा फिरेगा, परिवार के साथ रहेगा। यहाँ पगला रहा हूँ मैं। आए ये तो परिवार मतलब कि मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, यही सब तो परिवार है। दूसरा कौन परिवार है? वो परिवार रहती तो मैं संडे के दिन पढ़ावे चली थी। तो पागल से जैती घूमे कि पढ़ावे। मेला उला नहीं देखने जाता हूँ ये सब चीज़। अरे ओकरा साथे जाए घूमे जाएगा तो मेला उला जाएगा, घूमे उला जाएगा तो जाएगा मनाली जाएगा, दुबई जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा, कहाँ जाएगा? तुमको चाहिए ओकनी से हमरो मन है इसको पीने का। सर पानी नहीं पीता है। चाय पी के लेते पानी ना पी भाई, पागल समझ लेते तुम। हाँ नहीं, मैं अति नहीं करूँगा। मैं अति ये करूँगा क्या उसको बोलते हैं, खाऊंगा तो कल, लेकिन पानी चाय ये सब चलता रहेगा। सही चलता है। हाँ, दो वो सिस्टम है। एक वो सिस्टम तुम निर्जला करोगे तो भोला बाबा तेरा ज़्यादा देखता हूँ, एक आँख से देख, तीनों आँख से देखता हूँ। एक खाना खाया करबे तो दो आँख से देखता हूँ। ठीक है, तो तू जे इच्छा उसे तू कर। दोनों आँख से देखना है कि 3 आँख से देखना है? निर्जला के ले चाहिए। हाँ मरिए जाके। ठीक है, देखो रे, दोहा कोश किसकी रचना है? ओ सहस्त्रपाद की रचना है। किसकी रचना है? ईसा किस 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को लिपि को क्या कहा था? आए नंदिनागिरी कहा था। क्या कहा था? नंदिनागिरी कहा था। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल से जैसे शब्द लिपि में अंकित है। कैसी लिपि में अंकित है? आए देवनागरी। अगला क्या है? नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिले हैं? वो मिले हैं दक्कन प्रदेश में। किस प्रदेश में? दक्कन प्रदेश में। और क्या है अगला? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? वो लिखी जाती है हिंदी, नेपाली, मराठी या इनमें से सभी। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? वो लिपि है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। अगला प्रश्न क्या है भाई? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या मिनट वीडियो चल गया है देखना। ग्यारह मिनट 50 मिनट। चलो अगला है बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी किसने लिखा? अमरकांत ने। किसने? अमरकांत ने। बहादुर कहानी के लेखक को अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न कहाँ गया रे? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सॉरी, बलिया उत्तर प्रदेश। बहादुर पाठ में कौन सी विद्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। बहादुर कहानी का है। किसका?
नेपाली गवाई गोरख की, किसकी? नेपाली गवाई गोरख की। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। किसकी? नौकर की। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो रहने वाला था वो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहाँ है रे? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। कौन बहादुर? दिल बहादुर। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। याद रखना, जितना बता रहा हूँ ना उतना ध्यान रखना। अपने घर से बहादुर क्यों भागा? अपने घर से बहादुर क्यों भागा? माँ के मार के कारण। बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल थी। कैसी थी? गुस्सैल थी। बहादुर कौन था? एने एने मतारी के पुतो पिटैया। बहादुर कौन था? कहानीकार के नौकर। बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? तो बहादुर की माँ स्वभावता जो थी गुस्सैल। आज तोरा पता है आज महाशिवरात्रि भी है, इंडिया पाकिस्तान के मैच भी है। आए है ना? आज देह पर राक्षस उखड़तो हमारा शाम में। ठीक सब 100 to 10% उखड़तो है हमारा देह पर राक्षस। साप भूत प्रेत डाइन जोगिन सब आई देह पर होतो। काहे कि महाशिवरात्रि हम लोग मंदिर पे कर रहे हैं, उस वाले मंदिर पे सारा लोग कर रहा। अभी तक मैं गया भी नहीं हूँ वहाँ पे। उस सारा वहाँ पर महाशिवरात्रि हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। और दूसरा चीज़, और वही तर पूरा प्रोग्राम बना है मैच देखने का, वही जगह पर। और में सब होगा जितना छाटल खच्चर हमनी के दोस्त सब है, सब आई घरे आया है। मेरा मोबाइल बंद है, नहीं तो अभी तक फ़ोन आ चुका होता। मैं सबको बिना बताए आया हूँ कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबको पता है कि मेरा छुट्टी है। मैं सबको ये कह दिया हूँ कि 11 बजे तक मैं सोऊंगा। सबको ये बोल के आया हूँ कि 11 बजे तक सोऊंगा, 11 बजे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। सब कहा कि ठीक है 11:30 में तुम्हारे पास आएंगे। हम कहे ठीक है, 11 बजे यहाँ से निकल के जाऊँगा मैं। सोचो, अब सबको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब सबको वहाँ भेज दिया हूँ। सुबह 7:30 में उठाऊँ तो सब जा रहा था उधर। कहाँ कि तू सब भाग जल्दी जब ताले हम सुतल छिए निशान से। अब 11 बजे करीब में निशान से फिर तो कहा ठीक है। अब उसको फनक लग गया कि वो यहाँ है, तो 3-4 को मोटरसाइकिल तो नीचे पहुँच जाएगा। एक समय ऐसे ही किसी का दोस्त के घर में अति था, हनुमान आराधना, मोहित नाम है। मैं पढ़ाने आ रहा था, ब्लू कलर का मेरा शर्ट उठा। वो क्या किया, कहा कि नहीं जाना है पढ़ाने, आराधना है, छुट्टी ले ले। तोरा छुट्टी लेवे कौन टेंशन हो, तोरा अपन मन हो तो चला बंद कर देवे खोलवे। नहीं, जब मना किया उस शर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फाड़ दिया पूरा, ताकि तुम जाओ। फिर दूसरा का शर्ट पहन के आए, दूसरा का फाड़ दिया। अब हमारी मम्मी उन्हें और किसी आ रही है कि एक बार काम कर, छोड़ दे न जो। हमें नहीं, कितना फाड़ेगा फाड़ते रहे, हम इसको सिवाते रहेंगे लेकिन हम जाएंगे। लास्ट में वो चला तो मैं यहाँ आया था पढ़ाने। अरे संडे के दिन भाई सब आता है, महाशिवरात्रि है, सब छुट्टी। अब क्या पता कि तुम लोग के पागल के कारण पागल होना पड़ रहा है यहाँ पे, कौन जानता है ना। तो मैं काहे आता, कल बनाता वीडियो नीचन से। बहादुर कौन था? हाँ, कहानीकार के नौकर। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? 2 रुपए निकाले थे। चुप रहा, मुंह बंद कर। भाग करे दिन भर बकबकाए रहेगा। बोलने मैं कहा हूँ नहीं बोलना है तो जरूरी है। मास्टर क्या नहीं कि मास्टर की जरूरी है खोद देना है। मैं पूछा हूँ तो ही ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आंसर तो बता रहा हूँ ना। खोदते रहना है मास्टर को कि हाँ कि आप कहीं में सनकी है। बहादुर ने मार खाकर भैंस किसके पास भागी आई? माँ के पास। माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगल में। हिम्मतगर था ये। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 2 रुपए। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला सरवा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहानीकार के लेखक के लड़के का नाम क्या था? किशोर। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? गीता, बबीता, सीता, रीता, माया, ममता। अब सोच, मान ले कि यही लड़का में से किसी का शादी हो रहा है,
और ओकर घर वाली के नाम हो जाए फूलन देवी। क्या सब जब नहीं है किसी का नाम। ए बहुत का नाम रहता है, फूलन देवी, लीलावती, ये सब नाम हो जाए मान ले, कैसा लगेगा? मान ले कि पपुआ गए, साथी छपवाएगा, कभी कहते हैं वो नहीं छपाता है गाड़ी पर सटने उठने के लिए, पप्पू संग फूलन देवी, इतना मस्त लगेगा भाई, लगेगा अच्छा लगता है, पप्पू संग फूलन देवी मस्त लगेगा। मेरा नाम जोड़ के क्या करोगे? मैं देखो, मैं ना सबसे मैं बताऊं मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा जैसा ठीक लगे, जैसा रहे तैसा ठीक है, बात खत्म। हमको इसे भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। किस्मत कहाँ है? मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मोबाइल चला रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत मान के चलाइएगा, ये क्या पता जिस समय हमारा बीपी हाई हुआ तो फिर छीन नहीं लिया जाएगा, तो फिर आप एकदम से एग्ज़ाम के बाद आइएगा कोचिंग में मोबाइल लेने, उससे पहले कोई उपाय नहीं, तब तक मैं चलाऊँगा उसको, इतना याद रखना। तोड़ देंगे लॉक, हाँ तब कथी, तू पागल से। बहादुर लेखक की पत्नी के निर्मला को किस रूप में देखता था? वो माँ के रूप में देखता था। टाइम पास हो रहा है, जल्दी चलो। बहादुर शाह का स्वभाव कैसा था? वो कर्मठ और ईमानदार था, यानी कि इनमें से दोनों था। बहादुर स्वभाव से कैसा था? बहादुर स्वभाव से कैसा था? हंसमुख और मेहनती था। बहादुर के नाम पर दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम पर दिल शब्द जो उड़ा दिया लेखक की पत्नी ने, हम जानते थे। महिला को दूसरी महिला बर्दाश्त नहीं है। अगला क्या है? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर की माँ की याद नहीं आती, चपटवा था ये। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपये खो गए थे? वो 11 रुपये खो गए थे। हमारा से मांग लेते यार। आगे क्या है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का आरोप जिसने लगाया वो किसने लगाया? लेखक के रिश्तेदारों ने। लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? ओ क्या? चुराने का। मत बोल। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपए चोरी का आरोप लगा था। कितने रुपए? 11 रुपए। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना चाहिए? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया? तो बहादुर ने लेखक का घर छोड़कर इसलिए भाग गया कि चोरी का झूठा आरोप लगाने पर। यदि मैं नहीं मरता तो शायद वो नहीं जाता। यह वाक्य किसने कहा? ये कहा किसने? लेखक ने। मारता या मरता? मारता होगा। अगला प्रश्न आपके रहा ये कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने। अब बताइएगा नहीं, चुपचाप सुनिएगा। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? लेखक के घर से कुछ नहीं लेकर भागा था, कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था, ये ईमानदार था। बहादुर ने जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर आंचल रख कर, हाँ तो इतारत है, लड़की है तो दुपट्टा है ना मुंह पर मार ले ली, औरत है तो साड़ी के कोन में धके है ना पोछे लगली, और लड़कवा है तो कुछ ना चुपचाप शांत खड़ा हो जाएगा, वो देखते रहेगा चुपचाप, कुछ नहीं बोलेगा। लड़का अगर चाह दिया ना ओकरा आँख से वो पानी ना निकलेगा तो नहीं निकलेगा, और जिस दिन निकल गया उसके आँख से समझना कि बहुत बड़ा तकलीफ में जी रहा है वो। लड़का रोता नहीं है जल्दी, लड़का कमज़ोर पड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपना महिला मित्र के चक्कर में। रोएबो करेगा ना महिला मित्र के चक्कर में ही रोएगा। न तो लड़का ऐसा व्यक्ति है, लड़का जात एक ऐसा है कि शमशान से वापस आ जाएगा लेकिन रोएगा नहीं। सही बात कह रहा हूँ। लड़का को एक ही चीज़ कमज़ोर कर सकता है, वो कर सकता है उसका महिला मित्र। उसके अलावा वो दुनिया में किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उसको कमज़ोर कर दे, चाहे लड़का कैसा भी रहे। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही उसको हरा सकता है, वो हरा सकता है उसका महिला मित्र ही हरा सकता है। उसके अलावा अगर महिला मित्र हरा रहा, बार बार ये चीज़ें हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा तो फिर उस महिला मित्र का भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो ऑटोमेटिक साइड होता है, अपना लड़का शुरू हो जाएगा और तुम पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे तुम्हारे से दूर निकला है, ये भी चीज़ नहीं होगा। तो इसीलिए लड़का बड़ा हिम्मतगर होता है। यहाँ वो जिस दिन ये सब चीज़ करता है ना तो माथा में ना कफन बांधिए करता है, तो उसको भी पता होता है कि सारा कहानी रचा जाएगा। ये चीज़ें हैं।
तो इसीलिए ध्यान रखना अमनमा, मौत का नगर किसकी रचना है? वो रचना है अमरकांत की। जिंदगी और जो किसकी रचना है? वो रचना किसकी है? अमरकांत की। 9, 2, 11 होने का मुहावरा का अर्थ क्या है? भाग जाना। क्या करना? भाग जाना। पता है ये मुहावरा हमको कहला याद है, ये मुहावरा हमको याद है ना कि एकदम ये कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था गाँव में, ठीक है, तो हम दोस्त सब थे, तब दोस्तवा सब कहा कि ये काम जब लड़ाई शुरू हुई तो ना, तो हम सब 9, 2, 11 हो जाए। अब कि 9, 2, 11 हो जाए मतलब कहते थे यानी कि भाग जाए हम सब। वो दिन में से मुहावरा हमारा याद हो गया। हाँ, मुहावरा तो हमारा याद ना रहता है। फालतू चीज़ सब नहीं पढ़ता हूँ, मैं वही पढ़ता हूँ जो याद करने की इच्छा है। मैं अभी तक व्याकरण पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं हूँगा, संभव ही नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं। अब ये कम टेंशन है कि वो टेंशन और झेले। 1 घंटा में तो अभी हम कहाँ गए हैं? 6ठा चैप्टर पर पहुँचवे किए हैं 1 घंटा में। अब माथा में हमारा घूम ही था, वो माथा हेने होने हो रहा है 6 को चैप्टर लगातार पढ़ाने में। इसीलिए बीच बीच में बकैती कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार जैसे बोलना शुरू करूँगा यही तरह सूत्र है वो। सच बता रहा हूँ, क्योंकि बोलने से एनर्जी जाता है, एनर्जी जाता। मैं वही सोच रहा हूँ, अभी रुको तो, अभी दे रहा हूँ मैं तुमको ढेउआ दे रहा हूँ। मैं ये कहने वाला था, मेरा मुंह के बात छीन लेता है। अरे तू हमारा महिला मित्र जैसा है। आओ, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला। कौन पूछता है? निर्मला। ठीक है, अगला प्रश्न। अरे मैं खराब थोड़ी बोला हूँ। अब मैं बोलता हूँ कुछ ही लोग समझ आता है कुछ। मैं क्या कहा हूँ कि हाँ उसके जैसा तुम मेरे बातों को पकड़ समझ लेता है, तो इसी वजह से ना कहा हूँ। मैं भी सोच रहा था कि चाय पिया जाए, क्योंकि समय आ गया है कि उस नौबत में अभी हूँ कि पीना जरूरी है, क्योंकि गला फंसने के कगार पे है। गला कभी भी मैं खोखा खोखी कभी भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैं बर्दाश्त किया हूँ। इसीलिए कभी भांग खा लूँ तो बकले लेके देखिए चाहिए, यही तो सूत्र है वो। हम किसने भांग खा के बाद आदमी जगह चाहिए? किसने, सुनो, किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने। किसने? किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी? जलेबी। क्या छनने लगी? जलेबी। वाह रे वाह। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? वो लिया था 1942 ईस्वी में। बहादुर के लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर के लेखक घर से अचानक चला गया स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन से। कहाँ चला गया? चला गया, अचानक भाग गया। ठीक है, ए अमन जल लेके अब मैं थोड़ा देर वीडियो रुकूंगा। चलो देखो, हमारा 7वां चैप्टर है, क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। पहला प्रश्न, हल्ला मत करो, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। सारा आदमी इधर देखो। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। देखो कौन सी है लड़की, कौन विद्या है? याद रखना कि कौन निबंध है, कौन कहानीकार है। ठीक है, कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन भाषण है। इससे प्रश्न आपको मिल जाएगा एग्जाम में 1, 2, 4 गो। इतना ध्यान रखना कि कौन पाठ निबंध है, कौन बात कहानीकार है, कौन पाठ भाषण है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? वो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के जो गांव का नाम था वो नाम था उच्च गांव सानी। क्या नाम था? उच्च गांव सानी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था क्या? 10 अक्टूबर 1913 में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में। ये ध्यान रखना। रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई? तो रामविलास शर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो 2000 दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है भौतिकवाद। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो यह जो निबंध की पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का जो ज्ञान है वो आवश्यक है जो लकीर और के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांति के साहित्य की रचना करना
चाहता है। अगला 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 क्या है? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो वो जो संभव है वो किस व्यवस्था में है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? तो वो जो व्यवस्था में संभव है वो संभव है समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। निराला का साहित्य साधन के रचनाकार है, तो निराला जो साहित्य साधन के रचनाकार है वो क्या है? रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो जिसे प्राप्त है वो किसको है? रामविलास शर्मा। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? तो जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? धर्म की। किसकी? धर्म की। जारशाही में था, जारशाही में थी क्या थी? तो सोवियत रूस। क्या थी? सोवियत रूस। बड़े भाई किसके लेखक की रचना है? तो बड़े भाई लेखक की जो रचना है वो कौन है? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे वो था रामविलास शर्मा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन का संबंध है? तो वो संबंध है साहित्य से। किससे? साहित्य से। अगला अगला क्या है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो वो थे एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। शैली और बायरन कहाँ के थे? तो शैली और बायरन थे कहाँ के? यूनान के। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः महाभारत और रामायण। कौन है? महाभारत और रामायण। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। लेखक के रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो रहे थे 1949 से 1953 तक। आ गया ये कहीं चलना मेरे बहुत हो गया। एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है वो किस महादेश में है? यूरोप में है। दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य अधम होता है। कैसा होता है? अधम होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि राफाल कहाँ है? राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो जो देन है वो किसकी है? इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की। शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर जो था वो उपन्यासकार था। क्या था? उपन्यासकार था। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो प्रेमचंद और उनका युग जो रचना है वो किनकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। लैटिन किस भाषा किस कवि कौन है? तो वो कवि है वर्जिल। कौन है? वर्जिल। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक से। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो संबंधित है वो किसमें है? समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? तो शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि जो दान स्वरूप दिया था वो किसे दिया था? भारत सरकार को दिया था। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अति प्राचीन। क्या है? अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है किससे? समाजवाद से। किससे? समाजवाद से। पुरानी संस्कृति में कौन नाता नहीं तोड़ती? तो कौन नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है आपका जीत जीत मैं निखरता हूँ। क्या करता हूँ? जीत जीत मैं निखरता हूँ। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? वो है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो वो जो विद्या है वो कौन सी विद्या है? साक्षरताकार विद्या है। कौन सी विद्या है? साक्षरताकार विद्या है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो नर्तक के रूप में है। किस रूप में है?
नर्तक के रूप में है। अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो नर्तक थे वो किस शैली के थे? वो जो शैली के थे वो किस कथक के, किसके? कथक के। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। किस घराने से? लखनऊ। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज खुद को पिता का शागिर्द मानते थे। किसका शागिर्द मानते थे? पिता का। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता था? तो बिरजू महाराज सबसे अपना बड़ा जज अम्मा को मानता था। किसे मानते थे? अम्मा को। बिरजू महाराज में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिरजू महाराज जो बताते थे सितार, गिटार, हारमोनिया, यानी कि ये सभी बजाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम हुआ था मैनपुरी में। कहाँ पर? मैनपुरी में। अगला क्या है? अगला प्रश्न, अगला पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया? तो वो 9.5 साल के थे तो उनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई? तो बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु जो हुआ था वो 54 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो वो लू से हुई थी, लू लगने के कारण हुई थी। बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो बिरजू महाराज की गुरुआइन थी उनकी माँ। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था? तो मिला था 27 वर्ष में साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको दिया गया था। आगे, पंडित बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो वो जो मिला था वो 1965 में मिला था। बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? तो रामपुर के राज दरबार में नाचते थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है वो किससे है? कथक से है। किससे है? कथक से है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? तो उनके पिता ने बांधा। किसने बांधा? उनके पिता ने बांधा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो किसने बांधा था? उनके बाबूजी ने बांधा था। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन थे? तो दोनों क्या थे? चाचा थे। क्या थे? बिरजू महाराज के क्या थे? शंभू महाराज चाचा थे। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो उन्होंने 2 प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। बिरजू महाराज अपने पिता का 10वां और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए? तो उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे किए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से जुड़े थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली की संस्था से इन्होंने ये क्या किए थे? जुड़े थे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? तो किसने बांधा? इन्होंने पिता ने बांधा। अगला, रसीम वाजपेयी किस पत्रिका का संपादिका थी? तो नटरंग की संपादिका थी। किसकी? नटरंग की। नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन थी? तो नटरंग शीर्षक संपादिका का संपादक कौन थी? रसीम वाजपेयी। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? रामपुर में। कहाँ हुआ था? रामपुर में। बिरजू महाराज क्या पहनने का बहुत शौक था? तो चश्मा पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तानी डांस एकेडमी इनका अलग शौक था भाई। हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थी क्या थी? कपिला जी, लीला कृपलानी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्या है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ होता है
शिष्य। क्या होता है? शिष्य। पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज नर्तक है। क्या है? नर्तक है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी ने लिया था। किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी ने लिया था। बिरजू महाराज का पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता थे प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त हुआ था किससे हुआ था? कपिला जी से प्राप्त हुआ था। किससे हुआ था? कपिला जी से। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या रामा थी। कौन थी? रामा। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का जो अर्थ होता है वो होता है उपासना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने में कि किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वें। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। नेपाल के, मतलब कि कहने का मतलब है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था ठुमकलाल। झुमकलाल। क्या नाम था? झुमकलाल। मान ले पप्पू तो और ससुर के नाम हो तो झुमकलाल, और तो सास के नाम हो ठुमकलाल। तो तू कहिए अपना सास के झुमकी वाली। आनंद बोल के देखना 1 घंटा तो दांत चियार के तो सुधरा हुए। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2। कितनी संतानें थी? 2। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न अगला बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज की जो तालीम मिली थी वो किससे मिली थी? वो बाबूजी से मिली थी। बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो 15 साल बड़ी थी। कितने साल? 15 साल। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? तो बिरजू आमलेट मछली नहीं खाते थे। क्या नाम ले रहा हूँ आज के दिन में यार। बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, किस चीज का? शुगर रोग था। किस चीज का रोग था? शुगर रोग था। बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्षों के लिए उम्र में आए थे? तो 14 वर्ष की उम्र में आए थे। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। अगला, संगीत भारतीय कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? संगीत की भारतीय कमाई से बिरजू महाराज को क्या खरीदा था? साइकिल। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ रहा? तो अम्मा जी का हाथ रहा। किसका हाथ रहा? अम्मा जी का हाथ रहा। आ जाओ 9 पाठ। 9वां अभिनय शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है अभिनय। याद रखना। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है अभिनय के पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है इनके लेखक? अशोक वाजपेयी इनके पाठ के लेखक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? तो अशोक वाजपेयी नदी और कविता में दोनों भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों भरे रहते हैं। लेखक श्री अशोक वाजपेयी अभिनय में किस सिलसिले में गए थे? तो वो किस सिलसिले में गए थे? तो वो गए थे किस सिलसिले में? रंग समारोह के भाग लेने में। किसमें? रंग समारोह के भाग लेने। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? तो लेखक वो 10 वर्ष में पहली बार कहाँ गए थे? अभिनय गए थे। अभिनय किस देश में है? तो अभिनय किस देश में है? फ्रांस में है। किसमें? फ्रांस में। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि क्या है अगला प्रश्न? कहाँ गया? अभिनय क्या है? अभिनय है दक्षिण फ्रांस का। क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। अभिनय किस नदी पर स्थित है? तो अभिनय रोन नदी पर स्थित है। किस नदी पे? रोन नदी पर। प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक समारोह में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। लेखक अभिनय को क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिनय को हिंदी टाइपराइटर, 3-4 किताबें, कुछ संगीत के टेप्स यानी कि उपयुक्त सभी। बिलनाउ और अभिनय के बीच में कौन सी नदी है? तो वो जो नदी है रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है। लाल शतरुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे? तो कुल कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक रहे। कुल कितने दिन में नंबर मिस्टेक होगा? चल रहा था तो तोरा उसे कौन दिक्कत हो?
लाल शत्रुज क्या था? तो लाल शत्रुज क्या था? ईसाई मठ। रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम क्या है? वो नाम क्या है? अभिनव। क्या नाम है? अभिनव। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। कविता नहीं है। कौन नहीं कविता है? अभिनव कविता नहीं है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। याद रखना क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आंद्रे बंत्रा, रेने शॉ और पाल एलवान ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं का रचना किया था? तो 30 कविताओं का क्या किया था? रचना किया था। मिलन क्या है? तो मिलन जो है वो फ्रांस की क्या है? एक नदी है। क्या है? फ्रांस का एक नदी है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पिकासो क्या था? तो पिकासो था चित्रकार। क्या था? पिकासो चित्रकार था। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? पिकासो का विख्यात कृति का नाम है मादामोजेल द अभिनव। क्या नाम है? मादामोजेल द अभिनव। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है वो क्या रहा है? एफिल टावर अभिनव, यानी कि ए और बी दोनों। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति थे वो कौन थे? वो थे अशोक वाजपेयी। अभिनय में था। अभिनय में क्या था? पोप की राजधानी। क्या था? पोप की राजधानी। अगला प्रश्न है आंध्र बेतरा क्या है? आंध्र बेतरा जो है वो क्या है? वो है कवि है। क्या है? वो कवि है। 33 नहीं 32 अशोक वाजपेयी किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज काम करने का न्योता मिला था? तो वो फ्रांस सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? फ्रांस सरकार द्वारा। अभिनव में 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की? तो लेखक के कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य की रचना की। अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी कविताओं की रचना की? तो कितने कविताओं की रचना की? 35। विल्नव क्या है? तो विल्नव जो है वो क्या है? एक शहर है। क्या है? एक शहर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और एक इधर है उसका क्या है? अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो कुल कितनी रचनाएं की? 35 कविता 27 गद्य की इन्होंने क्या किया था? रचनाएं किया था। मत बोल, थोड़ा बीमारी बोलोगे कि ये जी सर है? मुंह बंद करके बैठना। मछली कहानी के लेखक कौन है? ओ विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न है मछली कहाँ है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है। शीर्षक मछली शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो कहानी की विद्या है। कौन सी विद्या है? कहानी विद्या है। मछली किस वर्ग की कहानी है? तो मछली जो कहानी है निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की? निम्न और मध्यम वर्ग की कहानी है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। कहानी संग्राम महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है मछली है। कौन सी है? मछली है। मछली है। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? तो उनके पिताजी खाते हैं। पिताजी कौन खाते हैं? लेखक के घर में मछली उनके पिताजी खाते हैं। अगला मछली के शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो उनके पिताजी खाते थे। लेखक अपने पिताजी से क्या मांगता है? लेखक अपने पिताजी से मछली मांगता है। क्या मांगता है? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? नरेन। क्या नाम था? नरेन। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। लेखक का छोटा भाई कौन था? लेखक का छोटा भाई कौन था? संतु। कौन था? संतु। पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदे थे? तो पिताजी ने बाजार में 3 मछलियाँ खरीदे थे। कितनी मछलियाँ खरीदे थे? 3 मछलियाँ खरीदे थे। अगला प्रश्न है कि संतु
भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो वो कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतू डर रहा था। कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतू ठंड से क्या कर रहा था? काँप रहा था। नौकर कौन था? तो नौकर कौन था? भग्गू। कौन था? नौकर भग्गू। अगला, मछली लेकर कौन भाग गया? तो मछली लेकर संतू भाग गया। संतू मछली से डर रहा था, यह मछली लेकर भाग गया। वाह रे वाह। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश कर रहा था भग्गू। कौन कर रहा था? भग्गू। अगला, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा जो रचना है विनोद कुमार शुक्ला। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी अथवा बाजार में कितनी मछलियां खरीदी गई? तो 3 मछलियां खरीदी गई। कितनी मछलियां? 3। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर जो कमरा रचना है वो रचना है विनोद कुमार शुक्ला का। पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियां मर गई? तो पिताजी जब मछलियां खरीद रहे थे कितनी मछलियां मर गई? 1 मछलियां मर गई। और उसके बाद झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी भाई। अरे मर गया तो उसको तो मार के ही खाना है? तो 3 गो मछली में से एगो मरिए गया तो ये तो 3 को बचा। क्या उसको तो मारिए का 2 गो जो जिंदा है कहते ओकरा जिंदे फ्राई कर देवे कि जिंदे खाबे? ओकरा जिंदे काटे ची बाजेबे बिना नमक लहसुन प्याज के? अरे यार भूल गया था मैं। क्या कोई बात ना, वो ऐसे भी जिस देवता का आज सहा हूँ ना वो देवते ही इसी कैटेगरी में आते हैं। नशा में, भांग धतूरा में, शमशान में, उनका सबको महल प्यारा है, उनको शमशान प्यारा है। कहानी है कि पार्वती जी जब कही थी शादी करने के लिए तो भोला बाबा उनको दिखाने ले गए थे अपना घर। कहा कि तुम महल के रानी हैं, चलो मैं अपना महल दिखाता हूँ। तो लाश सब जल रहा था। अब पार्वती जी को बताया गया कि देखिए आप लोग अभी कभी के भाषा में बात करें तो क्रीम पाउडर लगाते होंगे, हम ही भस्म लगाते हैं, यही मेरा क्रीम पाउडर है। तो आज उन्हीं का पूजा है, आज उन्हीं का शादी है। महाशिवरात्रि तो शादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। काहे कि एगो महल के रानी, एगो शमशान के राजा, दोनों का कोई बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना था। इतना बड़ा महल के रानी, बहुत बड़ा महल के रानी जो शौक के पाल के बैठा है, शौकीन अमीर, आ ये कहाँ पहाड़ उहाड़ जानवर तानवर भूत प्रेत के बीच में रहे वाला इंसान। बताओ शादी हो गया। प्रेम था, इसको प्रेम कहते हैं। पार्वती जी का प्रेम था और किसी का नहीं। पार्वती जी का प्रेम था जिस वजह से हुआ, लड़की का प्रेम था जिस वजह से क्या हुआ, नहीं तो होता। अभी देखो पार्वती जी की माता कहती थी कि हमारे दामाद आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर होंगे, एकदम बहुत खूबसूरत होंगे एकदम से। दामाद के अपना देख के, यानी कि भोला बाबा के देख के वो बेहोश हो गई थी। गला में सांप, हाथ में त्रिशूल। अब बरातियों पूरा देह पर भस्म उस्म रगड़ ले, राख ताक। और जो चलो ठीक है भोला बाबा वैसे, बरातियों सब वैसे, भूत प्रेत कंकाल तंकाल सब बारात। हम सब तो मोबाइले में देखे हैं, पूरा लोग जाता था, भूत प्रेत कंकाल उंकाल सब एकदम सब आदमी खोपड़ी हाथ में धैले। अब जो ससुराल में जाके भोला बाबा पहुँचते हैं तो वहाँ पर भांग पी रहे थे एकदम घैला से, नंदी पर बैठ के जा रहे थे। वो सास देखिए कि गला में सांप, देखिए जैसे बगल में पहुँचे सास के बगल में स्वागत के लिए भोला बाबा के, तो जैसे देख के सास बेहोश। सोचो आज वही इंसान का शादी है। तो ये सब बोलने में दिक्कत नहीं है। भोला बाबा अब देखो ना, लड़की 16 सोमवारी का व्रत करती है कि भोला बाबा जैसा पति मिले। ये तो ठीक है, जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा ना भाई। अब तुम्हारा पति नशेड़ी निकल जाता है तो इसमें तो तुम ही तो मांगी थी कि भोला बाबा जैसा मिले, तो भोला बाबा जैसा भोला बाबा दिए हैं। और तुम तो पार्वती जी बन जाओ, झेल लोगे, नहीं तो नहीं झेल पाओगे, सीधा बात है। तो ये चीज़ें आप मांगोगे वैसे तो मिलेगा वैसे। अब लड़का सबको देखता है, लड़का सब मांगता है पार्वती जी जैसा पत्नी मिले, मांगता है कि नहीं मांगता? तो सुंदर मिलता है। तो तुम लोग जो मांगोगे वही मिलेगा, ठीक है कि झुमकलाल? सही बात है ना। शिवरात्रि सब मिलतो बनिया। चलो संतू काँप रहा था कैसे?
किससे? ठंड से। अगला, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? दीदी। कौन कहता है? हाँ, लड़की सबके दिमाग में ये रहता है। अरे मछली मर गए लोग आंख में काहे देखती रे? सबसे पहले बात बता, लड़का होती है धरते आंख में निकाल के फेंक देते। उतना कौन अब मर गया तो आंख में देखे कि तू देखे कि नहीं देखे? कौन जरूरी है भाई? इंसान मरता था देखने नहीं करता है उसकी आंख में, तो वो मछली के जगह इतना टाइम बचल है। अब कहता कौन है? महिला। नरेन कौन था? नरेन दीदी का प्रेमी था। कौन था? दीदी का प्रेमी था। किसके घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता? तो माँ को क्या बनाना अच्छा नहीं लगता? हाँ, माता जी को, माता उता का ये मछली तछली, ये मीट मछली घर में बनाना अच्छा नहीं लगता है। क्या कहता है घर में लक्ष्मी के वास है, क्या हाल बनाओगे? ये चीज़ें हमारे घर में भी है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। देखो, मीट मछली का प्रेमी आदमी है, ये खत्म ना होने का चीज़ है। मेरे जीवन में तो ना होने का, मैं मर तो ना लास्ट दिन वो दिन में मीट मछली दांत रहे या ना रहे, रसे पिया दे भाई तब मारूंगा। सही कह रहे हैं, रस पिया दे, भले पीस टूटे या ना टूटे, रस पिला दो, ठीक है भाई, उसी में हम खुश हैं। चलो, मछली कौन काट रहा था? बग्गू। कौन काट रहा था? बग्गू। संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि कुआं में डालने के लिए। बताओ, घर का बेटा खचरे होता है, वो बेचारा मछली खरीद के आया, खाने के लिए जा रहा है कुआं में डालने, मर जाएगी। मार के खाओगे वो तो वो दर्द ना है, लेकिन ऐसे मर जाएगा दर्द है। संतू अचानक क्यों लेकर भागा? मछली होगा यहाँ पे। घोड़ी लेके गया भक्ति नहीं। क्या जरूरी है घड़ी लेके भागने का? कोई जरूरी है घड़ी लेके भागने का? कोई जरूरी नहीं है। अब आगे आ जाओ, ये में बहुत क्वेश्चन है रे, के पगला लिख ले इतना क्वेश्चन? मैं ही लिखा हूँ यार। आ गया। भग्गू संतू के पीछे 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 क्यों भागा? मछली को छीनने के लिए। पिताजी ने किसको मारा? दीदी को। दीदी के पीठ चौड़ा हो गए। पता ना कुछ लोग पिटले होते। अब वो समय हम क्या पता किसको मारा, कौन मारा, किसने मारा। भग्गू कौन था? भग्गू संतू का भग्गू तो नौकर था भाई। भग्गू नौकर था। कौन था? भग्गू नौकर था। मछली अभी तक काट जाएगी ऐसा किसने पूछा? दीदी ने। संतू ने पूछा। ये पगला लेके भागी हो रहा था, पूछी हो रहा है कब कटेगा। महाविद्यालय से कौन सी रचना संकलित है? मछली। कौन सी? मछली। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। हाँ, मसाला तो माता ये काम है पीसे के। मसाला इया के काम है पीसने का। इया के इया। हाँ, इया मम्मी को ही कहते हैं। हम दादी के माँ कहते हैं, माए। माए नहीं, हम लोग दादी के माँ कहते हैं, माए। एक के बार चले माए कहते हैं, नहीं दादी सुन ली, मम्मी कहते एकदम मम्मी सुन ली। मम्मी को हम कई नामों से बुलाते हैं, मम्मी, माताश्री, नहीं पिताश्री मम्मी को बुलाते हैं। बाप के सामने जाना है तो सीधे पापा जी कहना है, उनके आगे और पीछे जी पापा जी लगाना है। नहीं लगाया तो बाप ऐसा चीज़ है ना कि अगर चाह देगा ना तो घर में हम टाइल्स लगवाए ना, कहेगा जीव से चाट टकरा। अब तुमको चाटना होगा। पिता एक ऐसा चीज़ होता है, इसीलिए माता जी को जो बोलना है बोल दो। और जैसे मम्मी खाना बनाती है, हम गर्दन में हाथ लेके चल देते हैं दूसरा तरफ, कहते कि चले वो काम है वहाँ जाकर छोड़ते, पूछते कौन काम है तो कहते कोई काम नहीं है। वैसे मैं अपने बाप के साथ कर सकता हूँ? आए वैसे लेके चले जाएंगे तो हमको कहाँ लेके चले जाएंगे? कोई पता है? क्या पता चले कहीं घाटों पर पहुँच गए। तो पिताजी का ये रूप होता है, तो इसीलिए पिताजी से मजाक नहीं होगा ही नहीं भाई। पिताजी के पास बोलने का मतलब है कि शेर मुंह खोल के बैठल में गर्दन लगा दी, ये सिस्टम है, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से पिताजी का बोलने का मतलब चारों तरफ से बंदूक लेकर खड़ा है, तू निहत्ता खड़ा है, कोनो न कोनो तुम्हें मारिए देगा। ये कहानी है पिताजी से बोलने का।
इसलिए बाप से दूरी रहने का, माताजी से मजाक करने का, पिताजी से मजाक नहीं करने का। मैं अपने माताजी से करता हूँ, पिटाता भी हूँ तो मजाक भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। इस उम्र में पिटा रहा हूँ, सोचो ना क्या इंसान हूँ मैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? देखो पिताजी का रोब, घर में घुसे सरवा के मार के बाहर फेंक दिए। किसको कहा था? संतू को। बेटा, ये शब्द बेटे के लिए निकलता है। बीबी को कहते कि मार के साला के बाहर फेंक दे। बाप रे बाप, मार बर्नी के रेहाटी से फुलाए थे देकर पिताजी के। विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। किसका? इंदिरा गांधी। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया था? महाविद्यालय। महाविद्यालय तो सरकारी विद्यालय में बना देबो। सही कही छे। मोबाइल बंद कर लेना तो सही में हम फोड़ देबो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 चैप्टर है, फालतू में तू किस ना लड़ा, इतना मैं शांति से पढ़ा रहा हूँ। अगर फालतू में 2 चैप्टर छोड़ दूंगा मैं, इसीलिए शांति से पढ़ लो। संतू किस कहानी का पात्र है? संतू मछली कहानी का क्या है? पात्र है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला की। किसकी? विनोद कुमार शुक्ला की। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ और किस साल में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ला का जन्म राजनांद गांव में 1937 में हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि क्या आता है, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो गे चल लगे। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ला को रघुवर सहाय स्मृति का पुरस्कार कब मिला? तो 1992 में मिला। इन नीचे था क्या? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खान। कौन खान? बिस्मिल्लाह खान। अगला कहानी है, जा अगला क्वेश्चन है। अब शब्द लपटपटाएगा। इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ है इठलाना। क्या करना? इठलाना। सुशीर बदों में उपासना है। आज जायद उपासना है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो वो शहनाई को। किसे? शहनाई को। कहने चले बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, चल रहे अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो जुड़ा है मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम था? कमरुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे? तो रियाज करने के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर जाते थे। अगला प्रश्न है, अगला क्या है? क्या रे? अगला है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खान को किस पुरस्कार से नवाजा? तो किस पुरस्कार से नवाजा? भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। कुलसुम कौन थी? कुलसुम थी हलवाइनी, यानी कि हलवाई की पत्नी हलवाइनी। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान का मामा का नाम था सादिक हुसैन। क्या था? सादिक हुसैन। रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। अगला प्रश्न, सुशीर वादक किसे कहते हैं? सुशीर वादक कहते हैं जिसे फूंक फूंक कर बजाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सुशीर वादक कहते हैं। फटा सुर न बक्से में कौन कहता है? तो फटा सुर बक्से में कौन कहता है? वो कहता है कौन? बिस्मिल्लाह खां। और सास का नाम हो तो
हाँ, तो वो जाते थे बालाजी मंदिर में रियाज करने, मुस्लिम ही थे वो, लेकिन वो मंदिरों में रियाज करते। देखो, जिसको ज़्यादा जाति पाति से लेना देना नहीं है ना उसके लिए मंदिर एक है, मस्जिद एक है, ये सब चीज़ एक है। और जिसको इस चीज़ों में लड़ना है ना, जो पिटाउर है, जो लात जूता खाने वाला व्यक्ति है, वो तुम्हारा छोटा छोटा चीज़ों का बहस बना देगा। इतना बड़ा, अब देखो ना, अगर इतना अच्छा व्यक्ति थे तब तो इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज तुम इनका चैप्टर पढ़ रहे हो, व्यक्ति अच्छा थे तब ना, तुम गलत व्यक्ति को थोड़ी पढ़े हो एक भी। अब ये मुस्लिम होकर भी मंदिरों में इबादत करने जाते थे, सोचो, रियाज करने जाते थे, बैठ के रियाज करते थे मंदिरों में, अपने गानों का, अपने तबलों का, ये सब चीज़ों का। अब वहीं पर ये दूसरे जगह जाते तो फिर इनका नाम होता नहीं होता, गलत होते तो नाम होता, अच्छे तब तो हम इनको पढ़ते हैं। चाहे इनको नामों के आगे इनके लगाते हैं, उनका नहीं कहता है, थे कहते हैं, था नहीं कहते हैं, जी कहते हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं बोलते। का है मुस्लिम है तभी, मुस्लिम होने के बावजूद भी कहते हैं या नहीं कहते, इसी कारण से। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को आज तक किसी ने गलत शब्द कहा है? नहीं कहा है, वो भी तो मुस्लिम थे। कभी देखो, सुनता वही है जो गलत है, नहीं तो जो कोई भी जाति या कोई भी धर्म को जो व्यक्ति अच्छा है, अच्छा किया है, हर व्यक्ति चाहता है APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना, वैज्ञानिक चाहता है कि नहीं चाहता है, उनके जैसा बनना, हर कोई जाति धर्म बिना देखे। अब हम लोग सोच लेंगे कि वो मुस्लिम जाति के थे, काहे हम बने APJ अब्दुल कलाम, तो ये हमारी मानसिकता गलत है ना, फिर आपके जीवन में जीने का कोई मूल नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए रीढ़ किससे बनता है? नरकट से। किससे? नरकट से। बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है? तो सूर्य की इबादत में झुकता है। किसकी इबादत में? सूर्य की इबादत में। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो पाठशाला है वो किसकी है? संस्कृत की। बिस्मिल्लाह खां दशकों में कौन सा दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो सच्चे सूर्य की नेमत। कौन मांग रहे थे? सच्चे सूर्य की नेमत। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है? कौन घाट? हरिचंद घाट। मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह किसका कथन है? बिस्मिल्लाह खान का। हाँ, पंचगंगा घाट। अगला क्या है रे? एक बार झोंक लगाते हैं, ठीक है? तब सुशीरवादों में गिना जाता है किसे? शहनाई को। सुलोचना कौन थी? सुलोचना अभिनेत्री थी। अगला है बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जी का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 में। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में था? तो नरकट का प्रयोग जो वाद्य यंत्र था वो क्या था? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खान को जो चीज का बुखार था, शहनाई बजाने का क्या था? बुखार था। अगला 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 रे, चलना रे अब जल्दी जल्दी। सर्किट हो गया, ये छिड़िया रही है। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने में पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो कितनी मिलती थी? 12 आना। कितनी? 12 आना। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिरों में। कहाँ बजाते थे? मंदिरों में। अगला अगला क्या है? अगला वही है जो तुम देखेगी। बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खान का बड़े भाई का नाम था, वो नाम था क्या? शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्रा का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या है कि कमरुद्दीन नाम किसका था? तो किसका था? बिस्मिल्लाह खान जी का। यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? तो यदा कदा जो लेखक का काव्य संग्रह है वो क्या है? यतीन्द्र मिश्रा का। ठीक है, आ गया इस वक्त। लास्ट है अब। दशा पूरा दिले तू सबके। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चुप। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। कहां पर?
गुजरात में मत बोल। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में हम जो मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? तो उन्होंने दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने इनको दिया था। आगे आए आए जा रविन्द्रनाथ टैगोर से लगाए। हो अब वो कोई तो मिर्गी हमरा। गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य को क्या मानते थे? ये चरित्र निर्माण मानते थे। क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। गांधी जी के वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? लंदन पढ़ ले हो। दक्षिण अफ्रीका जी में गांधी जी भारत कब लौट कर आए? तो 1915 में। कब लौट कर आए? 1915 में। अगला बात करते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो कब से? 1893 से 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। मैं कुछ नहीं बोल सकता इनके ऊपर में, वीडियो बन रही है, बात का बतंगड़ बन जाएगा, इसीलिए वीडियो नहीं रहता तो कुछ कह देता, लेकिन अभी कुछ नहीं। गांधी जी के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के क्या है? पत्रिका। क्या है? पत्रिका। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? वो महात्मा गांधी की। टॉलस्टॉय कौन था? टॉलस्टॉय कौन था? टॉलस्टॉय कौन था? रूसी लेखक। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो प्रतीक है वो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है प्रश्न आपका? ये प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य हृदय की शिक्षा। कौन चाहता है कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो वो चाहते हैं महात्मा गांधी। आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य जो रहते थे वो भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे। अगला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हरिजन के संपादक कौन थे? तो हरिजन के जो संपादक थे वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। गांधी जी की स्मृति को पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती के रूप में मनाता है? तो 2 अक्टूबर को उनके जयंती के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी के अनुसार सहायक होती है। सहायक होती है। क्या होती है? शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार है? तो वो जो साहित्यकार है वो किस देश का है? रूस का। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का जो उद्देश्य मानते थे कि चरित्र निर्माण मानते थे। क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आ गया। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के 2 हथियार थे, वो कौन थे? अहिंसा और सत्याग्रह। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। इति 7वां अध्याय समाप्त। अब हो गलू खत्म। अब सुन हमर बात। पहले यहाँ पर फोटो लगावे दे। बात ये है कि हो गया है अब ख़त्म। ये वीडियो हो जाएगा अपलोड, कुछ देर में घर जाऊंगा तो ठीक है।
और याद रखिएगा, ये सारे को थोड़ा ठीक से देखिएगा, अच्छे ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा। और पहली बार कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि वीडियो को तरीका शेयर मार दीजिएगा सब अपने अपने से। सब्सक्राइब ना हो फर्क नहीं है, शेयर हो जाए बेहतर है, बढ़िया हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। और आँख के सामने चले तो धुंधरा हम लोग आपस में शेयर करेंगे, उसको देखेंगे, हमको करेगा, ऐसा सब्सक्राइब करा। ठीक है। याद से सारा चीज़ें कर लीजिएगा।